आर्यन बिना रुके पागलों की तरह राक्षसी जीवों का सफाया करता जा रहा था। उसने अपनी रूहानी सेना को भी बुलाया, लेकिन उनसे किसी को मरवाया नहीं, बस घायल करवाया। उसका मकसद था कि हर राक्षसी जीव से कौटसिक्का ले हयातो और रागनार जितना ज्यादा मारेंगे, उन्हें उतना ज्यादा फायदा होगा। 4 महीने ऐसे ही बीत गए। इस दौरान आर्यन मूलवीर के दूसरे लेवल से चौथे लेवल तक पहुंच गया, लेकिन अब स्थिति ऐसी थी कि अगले लेवल के लिए जरूरी EXP पॉइंट्स इतने ज्यादा थे कि गिनते गिनते वह थक गया। अब हर एक लेवल बढ़ाना पत्थर तोड़ने जैसा हो गया था। कॉर्ड शॉप खोलो। आर्यन का चेहरा थका थका सा था, पर आंखों में एक अजीब सी चमक नाच रही थी। होठों पर दबी दबी एक शैतानी मुस्कान तैरने लगी। ही आखिरकार मेरे पास पूरे सिक्के इकट्ठा हो ही गए, क्या तुम इसे खरीदना चाहते हो? सिस्टम की ठंडी आवाज गूंजी। आर्यन ने बिना झिझक के कहा, हाँ, रागनार के लिए। शैडो फैंग तलवार शायद सबसे शक्तिशाली हथियार नहीं थी, पर आर्यन के लिए यही काफी था। उसे बिना दिमाग लगाए बस हमला करना था, ना रणनीति ना ज्यादा सोच विचार, बस बैठे बैठाए आराम से फल खाना था। खरीदारी सफल रही और अगले ही पल रागनार के हाथ में शैडो फैंग तलवार आ गई, साथ ही उसके आंकड़े भी बदल गए। वस्तु शैडो फैंग तलवार साधारण नुकसान 6 पैद, घातक नुकसान 505, तकनीक नुकसान 800 ताप%। हाँ, आर्यन की आंखों में पागलपन सा उत्साह था। उसने पास खड़े हयातो को देखा और बोला, अब तेरा नंबर है। आधे मिनट बाद हयातो के हाथ में भी वैसी ही शैडो फैंग तलवार थी। अब 2 दिव्य अवतार, 2 शैडो फैंग तलवार, और ये तो महज शुरुआत थी। आर्यन बोला, अब जाओ और पागलों की तरह मारकाट मचा। 2 हयातों ने तलवार हवा में लहराए और राक्षसी जीवों की भीड़ में कूद पड़ा। उसकी तलवार बिजली की तरह चमक रही थी। हर वार में 500% नुकसान हो रहा था। हर झटके में तूफानी ताकत थी। दूर खड़ा आर्यन कॉर्ड शॉप की सामान सूची को देखते हुए बुदबुदाया, काश मैं भी इन अस्त्रों को इस्तेमाल कर पाता, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकता था। ये अवतार शॉप थी, वह सिर्फ नियंत्रण कर सकता था, इस्तेमाल नहीं। जारी रखो, वह चिल्लाया। जिस दिन मैं वापस जाऊंगा वही दिन सर्गेश्वर का अंतिम दिन होगा। अपनी कब्र खुद ही खोद ले बुढ़े, मैं आ रहा हूं, मैं तुझे तोड़कर रख दूंगा। आर्यन दिन रात शिकार करता रहा, चाहे रागनार और हयातो साथ हो या ना हो। वो एक पल भी नहीं रुका। उसकी शक्ति, उसकी गति, उसकी तकनीकें, सब कुछ और निखर रहा था। सर्गेश्वर बहुत ताकतवर था। आर्यन उससे एक बार हार चुका था, पर अब वह दोबारा नहीं हारेगा। वह हार ही नहीं सकता। बाहरी दुनिया में जब से आर्यन लापता हुआ, सप्तचक्र महाविद्यालय बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। पश्चिमी अंधकार लोक के लिए यह एक सुनहरा मौका था। इसी मौके का फायदा उठाकर चंद्रन नेत्र ने अमरद्वीप पर पूरी ताकत से चढ़ाई शुरू कर दी। हालांकि अमर महल ने कई वरिष्ठ एल्डरों को महाविद्यालय की रक्षा के लिए भेजा था, लेकिन राक्षसी सेना के सामने वह भी बेबस थे। अमरद्वीप के लिए सबसे बड़ा झटका पहले डीमन स्लेयर की मौत थी। जब रक्षक ही ना रहे तो भरोसा किस पर करें? अमर महल के सभा हॉल में महाराज एक एल्डर बोला, केवल 4 महीनों में राक्षसी सेनाएं अमरद्वीप की ओर 6 लाख मील आगे बढ़ चुकी हैं। अगर यही हाल रहा तो 1 साल में अमरद्वीप भी अंधकार लोक के अधीन होगा, और इसका कारण है वो धूर्त आर्यन। अगर वह ना होता तो सप्तचक्र महाविद्यालय का ऐसा हाल ना होता। चंद्रनेत्र की हिम्मत नहीं होती हमला करने की। हाँ, सही कहा। दूसरा एल्डर गुस्से में बोला, ये सब उसी की वजह से हुआ महाराज। अब सप्तचक्र महाविद्यालय पूरी तरह बिखर चुका है। और वो एल्डर रुका, शब्द उसके गले में ही अटक गए। सर्गेश्वर ने तीखी नजर से देखा, और क्या? एल्डर अटकते हुए बोला, लोगों में कुछ अफवाहें फैल रही हैं। कह रहे हैं कि अमर महल को सप्तचक्र महाविद्यालय में दखल नहीं देना चाहिए था। कुछ तो ये भी कहते हैं आर्यन को बाहर निकालना गलती थी, उसे ही नेतृत्व देना चाहिए था। बकवास। सर्गेश्वर का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। चाहे सप्तचक्र महाविद्यालय मिट जाए, मैं उसे आर्यन के हाथों में नहीं जाने दूंगा। वह सप्तचक्र महाविद्यालय को अपने कब्जे में रखना चाहता था। क्योंकि महाविद्यालय के ठीक ऊपर अमर महल था। इसके अलावा वहां सप्तचक्र पर्वत की रहस्यमयी ऊर्जा थी। सर्गेश्वर उस ऊर्जा पर कब्जा करना चाहता था। सभा हॉल में एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर सर्गेश्वर ने ठंडी आवाज में कहा, जब राक्षसी सेनाएं हमला करें, हम सीधे टकराव से बचेंगे। रक्षात्मक पंक्ति को सिको दो और नक्षत्र नगर की रक्षा को प्राथमिकता दो। साथ ही अमरद्वीप के हर कोने से ज्यादा स्वर्णवीर और मूलवीर योद्धाओं को भर्ती करो। जब तक हम एकजुट रहेंगे, यह महाप्रलय भी झेल जाएंगे। अब जाओ। जैसी आ गया, सभी एल्डर बोले और बाहर चले गए। सप्तचक्र महाविद्यालय के 18 हॉल और सैकड़ों प्रमुख शिष्य एक झटके में खत्म हो गए। ये खबर पूरे अमरद्वीप में आग की तरह फैल गई। हर तरफ हलचल थी, जैसे तूफान आने वाला हो। नक्षत्र नगर में भी सत्ता करवट ले रही थी। स्वर्ग सारकुल का व्यापारी राज अब खत्म हो गया। रुद्रसेन और उनके साथियों ने उन्हें पूरी तरह मिटा दिया था। अब वह
प्राचीन शक्तिशाली कुल जो अमर द्वीप पर राज करने का सपना लेकर आया था खाक में मिल चुका था। अब पूरे महाद्वीप की आर्थिक धड़कनों की लगाम शिवगिरी संघ के हाथों में थी और सबसे जरूरी बात ये थी हर एक योद्धा जो इस महाद्वीप की मिट्टी से जुड़ा था आर्यन के प्रति आभार से भरा हुआ था, क्योंकि उसकी बनाई दक्षिणी सिंह पिल उनकी किस्मत बदल चुकी थी। आज की तारीख में अगर मेघना सिर्फ एक आदेश देती तो दर्जनों नहीं लाखों योद्धा उसके पीछे खड़े हो जाते। वह यही कर रही थी बीते महीनों से। उसका उद्देश्य था पूरे अमर द्वीप के योद्धा आर्यन के प्रति वफादार हो और जब वह लौटे तो एक सम्राट की तरह लौटे। ठंडी रात के तारों भरे आसमान को देखते हुए मेघना ने धीरे से कहा, आर्यन मैं सब कुछ करूंगी तुम्हारे लिए, तुम्हें फिर से कोई चोट ना पहुंचा सके ऐसी ताकत बनाऊंगी। मेघना के अलावा और भी लोग बदल रहे थे। एस्फीरा की शक्ति तेज हो रही थी, ओज का इरादा और मजबूत रीवा की अग्निपंख शक्ति और गौरांग की अभेद्य ताकत, सबकी शक्तियां पागलों की तरह बढ़ रही थी। https://pocketnovel.linkme/ts जो X48JAWQR एक साल बाद मृत्यु क्षेत्र में आर्यन का हाल बेहाल था। कपड़े फटे हुए, चेहरा कालिक से सना, बाल बिखरे और दाढ़ी नुकीली। वह किसी भिखारी जैसा लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक अलग चमक थी। उसने धीमे से हंसते हुए कहा, हे तीसरी शैडोफैन तलवार तैयार है हयात और रागनार, ये तलवार तुम्हें आसमान तक ले जाएगी। एक साल में वह बस 3 तलवारें ही खरीद पाया था। रास्ता बहुत मुश्किल था। इस एक साल में वह सिर्फ 5 लेवल ही बढ़ा सका था। अब वह 5वें लेवल का मूलवीर था, लेकिन जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ रहा था वैसे ही राक्षसी जीवों से मिलने वाली एक्सपी कम होती जा रही थी। लेकिन हयातो और रागनार की शक्तियां जबरदस्त बड़ी थी। रागनार अब 6ठे लेवल पर था और हयातो 5वें पर। उनकी मौजूदगी का समय भी बढ़ गया था। अब वह 20 मिनट तक लड़ सकते थे। जारी रखो। आर्यन फिर से लड़ाई में कूद पड़ा। 5वें लेवल का मूलवीर होना सर्गेश्वर को हराने के लिए काफी नहीं था। फिर एक साल बीत गया। आर्यन अब 9वें लेवल का मूलवीर बन चुका था और अब तक वह 5 शैडो फैन तलवे खरीद चुका था और एक साल गुजरा। अब उसके एक्सपी पॉइंट्स 3.8 अरब से ऊपर पहुंच चुके थे, परंतु क्योंकि आर्यन अब तक 7वीं श्रेणी की रूट से नहीं जुड़ा था, इसलिए वह मूलवीर से आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन उसके दोनों अवतारों की 6 शैडो फैन तलवारें पूरी हो चुकी थी। आयामी चाल, आर्यन ने कहा, और उसका शरीर पानी की तरह झिलमिलाकर कई मील दूर जा पहुंचा। जैसे ही तकनीक का ठहराव वक्त बीता, उसने फिर आयामी चाल का उपयोग किया। वह इस पूरे समय मृत्यु क्षेत्र के कोने कोने में राक्षसी जीवों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहा था। कुछ दिन बाद आर्यन एक विशाल समुद्र के बीचों बीच स्थित एक अजीब से द्वीप पर पहुंचा। कौन है जिसने मेरे मृत्यु द्वीप में घुसपैठ की है? एक प्रचंड गड़गड़ाहट के साथ आवाज गूंजी और पूरा द्वीप जैसे कांप उठा। शक्तियों की लहरें चारों ओर फैलने लगी और उनकी रोशनी में जमीन के हर एक इंच पर अजीब से चिन्ह उभरने लगे। पूरा द्वीप मानो किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ा हुआ हो। आर्यन की नसें तन गई, शायद यहाँ कोई सील है। तभी द्वीप के बीच से वही डरावनी आवाज फिर आई, सिंह वंश का खून, तुम लोग अभी जिंदा हो। 7 साल तक मैंने इंतजार किया, आज तुम्हारे खून से मैं खुद को आजाद करूंगा। आवाज ऐसी थी जैसे बिजली गिरी हो। इसके साथ ही एक जबरदस्त शक्ति आर्यन की तरफ बढ़ी। आर्यन ने इधर उधर देखा पर आवाज का स्रोत नहीं दिखा। उसने पूर्वज रुद्रदेव से पूछा, पूर्वज ये क्या है? रुद्रदेव ने जवाब दिया, द्वीप के बीच में एक घाटी है, वहां बहुत प्रबल ऊर्जा है। समझ गया। आर्यन के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई। उसने ऊपर से आती उस भयानक शक्ति को देखा और कहा, मुझे मारना चाहता है? तुझे लगता है तू इतना काबिल है? आयामी रिफ्ट। और वह अगले ही पल वहां से गायब हो गया। उसी समय पूरा समुद्र उबलने लगा। सतह से सैकड़ों काले डरावने जीव उभरे। ये केकड़े जैसे थे, लेकिन बहुत भयानक और विशाल। हर एक केकड़ा जैसे मौत का दूत हो। उनकी आंखें लाल थी और उनके शरीर से काली धुंध निकल रही थी। द्वीप के केंद्र की ओर चारों दिशाओं में वह केकड़े ऐसे बड़े मानो कोई शैतानी मकड़ी अपना जाल फैला रही हो। आर्यन की आंखों के सामने पूरा आकाश इन केकड़ों से भर गया। उसने ड्रैग स्लेयर को कसकर पकड़ा और एक तीखा वार किया। झटका इतना भारी था कि उसका हाथ शून्य हो गया, लेकिन केकड़ों के खोल पर एक खरोच तक नहीं आए। आर्यन की भौहें सिकुड़ गई। ये तो हद से ज्यादा मजबूत है, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूं। 7वें लेवल की सोलस्टम तकनीक खुल जा। उसकी देह से 128 गुना शक्ति भड़क उठी। ड्रैगन स्लेयर से वह पागलों की तरह वार करने लगा। हर वार में उसकी पूरी ताकत समाई थी, मगर नतीजा वही था। वह बस केकड़ों को थोड़ा पीछे धकेल पा रहा था, लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। ये साले आखिर बने किस मिट्टी के हैं? पूर्वज रुद्रदेव ने चेतावनी दी, तू ऐसे लड़ता रहा तो ये तुझे घेर कर मार डालेंगे। तुझे असली दुश्मन को ढूंढना होगा। आर्यन को
भी समझ आ गया था असली दुश्मन मतलब ये सब किसी के इशारों पर नाच रहे हैं आयामी ड्रिफ्ट। एक पल में वह केकड़ों के घेरे से निकलकर घाटी में आ गया, वही घाटी जिसकी बात पूर्वज रुद्रदेव ने कही थी, पर वहां कुछ भी नहीं था। आर्यन का चेहरा शून्य हो गया। ये क्या हुआ पूर्वज, कहीं आपने गलती तो नहीं कर दी? इसमें कोई शक नहीं कि यह मृत्यु क्षेत्र का असली किंग था, और अगर यह किंग था तो उसके शरीर से सुनहरी आभा निकलनी चाहिए थी, लेकिन यहां तो कुछ भी नहीं था, यहां तक कि कोई एचपी पट्टी तक नहीं। मैं इसे मारूंगा कैसे? पूर्वज रुद्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा। ऊर्जा यहीं से आ रही है, इसका मतलब वह यहीं कहीं छिपा है। आकाश में काले केकड़े फिर से लहराए। अब उनकी संख्या और अधिक थी, इतनी अधिक कि आकाश अब दिखता ही नहीं था। वह सब एक ही दिशा में देख रहे थे आर्यन की ओर, मगर वह रुके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हो। कहाँ है वह, कहाँ छिपा है? आर्यन भी उस तेज और भयानक ऊर्जा को महसूस कर पा रहा था, लेकिन मुख्य दुश्मन का कोई नामोनिशान नहीं था। तभी एक भयानक चीख गूंजी। अब मरने के लिए तैयार हो जा लड़के। और उसी के साथ आसमान को ढांकते सभी केकड़े अपने धारदार पंजों के साथ आर्यन की ओर झपट पड़े। आर्यन के पास ना तो बचने का वक्त था और ना जगह। ऊपर से उसकी आयामी रिफ्ट तकनीक ज्यादा इस्तेमाल हो चुकी थी और अब उसमें 10 मिनट से ज्यादा का समय लग चुका था। उसे अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। धत्तेरी। आर्यन का दिल जोर से धड़क उठा। हालात बेहद खतरनाक हो चले थे। अगर यह हमला पड़ा तो उसका शरीर छलनी हो जाएगा। लेकिन तभी उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान उभरी। गॉड बॉडी, उसने जोर से कहा, और उसी पल उसकी पूरी काया स्वर्णिम हो उठी। यह एक अनोखी तकनीक थी जो उसे सिस्टम से इनाम में मिली थी। एक बार सक्रिय होते ही वह कुछ पलों के लिए अमर हो जाता। कोई भी हमला उसे छू भी नहीं सकता था। हजारों केकड़े आर्यन पर बरसे और देखते ही देखते सारी घाटी खंडहर में बदल गई। ऐसे हमले को कौन झेल सकता था? कोई भी नहीं। हाँ, वो आवाज जोरों से हंसने लगी। अहंकार और पागलपन से भरी हुई। कृष्णकांत सिंह, तूने ये सोचा भी नहीं होगा है ना, आज मैं तेरे ही वंशज के खून से अपनी सील तोड़ूंगा। मैं इस मृत्यु क्षेत्र से बाहर निकलूंगा और तेरे पूरे वंश का नाश कर दूंगा। हाँ हाँ हाँ। लेकिन जब वह आवाज अपनी जीत की खुशी में चिल्ला रही थी, आर्यन धूल और धुएं के भीतर उसकी ऊर्जा को महसूस कर रहा था, और पूर्वज रुद्रदेव भी दोनों उसे खोज रहे थे। अचानक आर्यन की आंखें चौधियां उठी। जमीन के नीचे पूर्वज रुद्रदेव की आवाज भी गूंजी। हाँ, ठीक हमारे पैरों के नीचे एक विशाल सील है, वो यही है। आओ आओ, सिंह परिवार का खून। वो रहस्यमयी आवाज उत्तेजित होकर गूंजने लगी। लेकिन कुछ ही सेकंड के भीतर वह ठिठक गई। ना खून की गंध मिली, ना ही आर्यन की कोई आभा। जैसे वो वहां से गायब हो गया हो। यह क्या हुआ? ऐसे हमले को कोई नहीं रोक सकता। उसकी उलझन अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि एक भयानक गड़गड़ाहट से घाटी थर्रा उठी और अगले ही पल आसमान अंधेरे में डूब गया। जंजीरों से बंधा एक विशाल गधा आकाश से गिरा और पूरी घाटी पर टूट पड़ा। धरती राक्षस बाहर निकल। दानुज राक्षस गुर्राया। हाँ, आर्यन ने दानुज राक्षस को बाहर बुला लिया था। उसके शरीर से निकलती गुरुत्वीय लपटों ने आसपास की हर चीज को तबाह करना शुरू कर दिया। जिस जगह उसका जंजीरी गधा गिरा वहां की चट्टानें बिखर गई। पहाड़ धूमिल हो गए, पूरा द्वीप जैसे गिरने ही वाला हो। और तभी द्वीप के केंद्र से एक तेज सफेद रोशनी बाहर निकली। आर्यन मुस्कुराया, तो तू यहां था, जमीन के नीचे छिपकर बैठा है? दानुज निकाल बाहर इसे। दानुज राक्षस ने भारी आवाज में दहाड़ा। समझ गया। इसके बाद उसने अपने जंजीरी गधा से जमीन पर बार बार हमला किया। दरारें और चौड़ी होती गई। पत्थर हवा में उड़ने लगे जैसे वहां का गुरुत्व ही गायब हो गया हो। वह केकड़े भी गुरुत्व लपटों के सामने टिक ना सके, जलकर खाक हो गए। उसी वक्त ठंडा राक्षस जोश में बोल उठा, मास्टर मुझे भी बाहर बुलाए, मेरी 2 सील जंजीरें टूट चुकी है। फिर द्वीप का केंद्र पूरी तरह फट गया और एक तेज रोशनी आसमान को चीरती हुई उठी। पूरे मृत्युद्वीप की जमीन कांप रही थी। धरती राक्षस वाक्य में बहुत शक्तिशाली था। वह चट्टानों और धरती को अपनी मर्जी से हिला सकता था, लेकिन सामने मौजूद दानुज राक्षस और भी खतरनाक था। उसके पास गुरुत्वाकर्षण की शक्ति थी जिससे वह धरती के नियमों को तोड़ सकता था। उसकी शक्ति धरती को जकड़ सकती थी। पल भर में पूरी घाटी 2 हिस्सों में बंट गई। एक पुरानी सील के ऊपर एक छोटे कद का राक्षस खड़ा था। उसकी आंखों में गुस्से की आग धड़क रही थी। उसने सामने खड़े विशालकाय दानुज को घूरते हुए गुर्राया, दानुज तू कब से सिंह वंश के तलवे चाटने लगा? शर्म तो बेच खाए तूने। हम राक्षसों को दबाने वाले सिंह वंशियों की गुलामी कर रहा है तू, धिक्कार है दानुज। राक्षस की आवाज ठंडी पर भारी थी। धरती राक्षस, मैं तुझे पहले ही बता चुका हूं। कृष्णकांत सिंह ने हमें दोबारा जीने का मौका दिया था। अगर तूने उसे ठुकराया तो फिर पछताने का वक्त भी नहीं बचेगा। लेकिन दानुज की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि धरती राक्षस चिल्ला पड़ा, वो कृष्णकांत सिंह कौन
होता है मेरी किस्मत तय करने वाला, मैं उसका गुलाम नहीं। और तू दानुज, तुझे लगता है तू मुझे रोक लेगा? जैसे ही मैं इस लड़के का खून निगल लूंगा मेरी पुरानी शक्ति फिर से जाग उठेगी, तब आकाश भी मेरी दृष्टि से छिप नहीं पाएगा। उसकी जोरदार चीख से चट्टानें उखड़ गई, उसकी आंखें पत्थरीली और काली हो गई। वो पागलपन की हालत में पहुंच गया। आर्यन ने तुरंत स्थिति को भांप लिया, उसकी आंखें चमक उठी और उसने चीखते हुए कहा, दानुज संभल। के साथ ही आर्यन की नसों में भी उबाल आ गया, उसके भीतर का खून जल उठा। सुपर सोल मोड दूसरा लेवल। दूसरे लेवल की सुपर सोल मोड शक्ति जाग गई। आर्यन के बाल सुनहरे होकर आकाश की ओर लहराने लगे, ऊर्जा की ज्वाला उसके चारों ओर धक उठी। उसने अपनी हथेली से जलते ड्रैगन लंस को थामा। अगर मेरे पूर्वज तुझे एक बार दबा चुके हैं तो मैं भी दोबारा तुझे मिट्टी में मिला सकता हूं। अग्निपुंकार, एक विकराल शक्ति उसके भीतर से उभरी। ड्रैगन लंस जैसे आग की लपटों में नहाया कोई प्राचीन नाग हो, गर्जना करता हुआ धरती राक्षस पर टूट पड़ा। धरती राक्षस का पत्थरों से बना कवच चकनाचूर हो गया, लांस उसके सीने को भेद गया। उसके ऊपर लाल रंग में चमकता एक अंग उभरा, लेकिन वो एक ही वार में मरा नहीं। धरती राक्षस गुस्से में चिल्लाया, तू एक मामूली मूल वीर मेरे सामने अकड़ रहा है, अब देख मैं तुझे क्या दिखाता हूँ। रोशनीहीन धरती धरती धमाका, अब तू मेरे पास खुद चलकर आया है। हाँ, पूरे मृत्यु क्षेत्र की जमीन कांपने लगी, आसमान में बिजलियां कड़क उठी। उसी समय जमीन खुद आर्यन को निगलने को लपकने लगी। दानुज राक्षस ने चिल्लाकर कहा, मास्टर संभल के। धरती राक्षस, तू पागल हो गया है क्या? धरती राक्षस की हंसी पागलपन में डूबी हुई थी। हाँ, मैं पागल हो चुका हूँ। लाखों साल के लिए मुझे यहाँ सील कर दिया गया, अब जब मैं आजाद होने वाला हूँ तो सिंह वंश का ये कीड़ा मुझे दोबारा कैद करने आया है। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वह अब किसी की नहीं सुन रहा था। आर्यन ने भौहें तान ली, तेरे जैसे पागल को मैं क्या ही सफाई दूं? अब तुझे मैं असली काबिलियत दिखाऊंगा। उसने ड्रैगन प्लांट्स को वापस रख दिया। अब उसके हाथ में थी स्वर्ग विच्छेदक कुल्हाड़ी। धरती के उससे निगलने से पहले अगर वह उस पागल राक्षस को खत्म कर पाए तो सब कुछ ठीक हो सकता था, लेकिन धरती राक्षस तो अब पागलपन की हदें पार कर चुका था। मर जाओ। उसने जमीन को और ज्यादा हिलाया। आर्यन ने एक झटके में कुल्हाड़ी उठाए और उसके सिर पर निशाना साधा। गर्दन हरण क्रिकेट झटका इतना तेज था कि धरती राक्षस जमीन पर गिर पड़ा, पर फिर भी वो हंसा, तू मुझे मार नहीं सकता लड़के, मेरी रक्षा शक्ति तेरे जैसे कचरे के लिए अजय है। हाँ, और कृष्णकांत सिंह, तूने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मैं तेरी बनाई हुई सील तोड़ दूंगा। ठीक उसी वक्त आर्यन के होठों पर एक हल्की टेढ़ी मुस्कान उभरी, उसकी आंखों में एक सर्द ठंडापन था। उसने धीमे से कहा, चल अब असली खेल शुरू होता है। पहले 2 बार बस भूमिका थे, असली हमला वह अब करने वाला था। आर्यन के चेहरे पर मौत जैसी मुस्कान फैल गई, उसकी आवाज में गूंज थी, 18 स्तरीय नर्क द्वार खोल दो, आज एक और राक्षस आ रहा है। फलक तलवार, इसका पिछवाड़ा चीर दो। आसमान फट गया, ऊपर से एक दिव्य सुनहरी रोशनी गिरी, फलक शक्ति से भरी हुई और उसके साथ आए एक विशाल तलवार जो सब कुछ चीरती चली गई। चाहे तेरी रक्षा दिव्य हो, चाहे तू कोई प्राचीन राक्षस हो, इस महान फलक तलवार के आगे तू महज एक कचरा है, बस मिट्टी में मिल जाने लायक एक अस्तित्व। धरती राक्षस ने ऊपर देखा, उसकी पुतलियां फैल गई। एक सवाल दिमाग में आया, ये क्या है? और उसी पल मौत की सेहरन उसके मन को चीरने लगी। उसके होंठ फड़फड़ाए, खत्म, सब खत्म। नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो। यहां तक कि कृष्णकांत सिंह ने भी मुझे नहीं मारा था। उसने कहा था पुनर्जन्म का वक्त आएगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। आर्यन की आंखों में हिकारत थी, अब रहम की भीख मांग रहा है। बहुत देर हो चुकी है, लेकिन चिंता मत कर, पुनर्जन्म तो मिलेगा, लेकिन मरने के बाद ही। हाँ, कृष्णकांत सिंह, तुझे मैं कभी माफ नहीं करूंगा। धरती राक्षस चीखा, एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वह फलक तलवार धरती राक्षस के सिर पर सीधा आ गिरी। तलवार की चोट इतनी गहरी थी कि उसके सिर से निकलता खून तक थम गया और उसी पल सिस्टम की आवाज गूंजी, धरती राक्षस पराजित। आर्यन ने तुरंत कहा, अमर मूल्य सक्रिय करो। बधाई हो आर्यन, तुमने धरती राक्षस को मारा है। तुम्हें 1 एक्सपी पॉइंट, 1 अमर ऊर्जा पॉइंट और 1 अमर मूल्य मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें धरती राक्षस की ब्लड लाइन मिली है। क्या तुम इसे अवशोषित करना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें रेत समाधि तकनीक मिली है। क्या तुम इसे सीखना चाहते हो? बधाई हो आर्यन, तुम्हें रेतीला क्रिस्टल मिला है। बधाई हो आर्यन, तुम्हें रेतीली तलवार मिली है। बधाई हो आर्यन। सिस्टम की आवाज लगातार आती रही, मानो विनाश का संगीत चल रहा हो। और फिर एक सूचना उभरी, बधाई हो आर्यन, धरती राक्षस को 18 स्तरीय नर्क के तीसरे स्तर में भेज दिया गया है और उसे पुनर्जीवित किया जा रहा है। उसी वक्त धरती राक्षस जैसे किसी भयानक सपने से जागा, उसका शरीर पसीने से भीग गया था, उसकी आंखों में डर और
हैरानी थी खुद को जिंदा देखकर, वो चिल्लाया, हाँ हाँ हाँ, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूं। सिंह वंश कितना भी ताकतवर हो, मैं उसकी बात पूरी होने से पहले दो विशाल आकृतियां उसके सामने आ खड़ी हुई। एक था दानुज राक्षस और दूसरा था ठंडर राक्षस। ये जगह कहाँ है? धरती राक्षस ने कांपती आवाज में पूछा। दानुज राक्षस ने भारी आवाज में कहा, ये हमारे मास्टर की विशेष आयामिक जगह है। यह है 18 स्तरीय नर्क। जिस इंसान ने अभी तुझे मारा उसी ने तुझे पुनर्जन्म भी दिया है। उसका नाम है आर्यन। आज से वह तेरा मास्टर है, समझ गया? उसके शब्दों में गुस्सा और दबाव था। वजह साफ थी, कुछ देर पहले धरती राक्षस ने आर्यन को मारने की कोशिश की थी। दानुज को यह बिल्कुल पसंद नहीं आया। आर्यन ने एक तीखी सांस ली और कहा, दानुज, इससे नियम समझा दो। दानुज राक्षस ने झट से जवाब दिया। समझ गया। धरती राक्षस एक पल को चौंका, फिर गंभीर होकर बोला, नियम वियम बाद में देख लेंगे, अभी सबसे जरूरी है कि जल्दी से यहां से भागा जाए। यह मृत्यु क्षेत्र टूटने वाला है। इससे पहले कृष्णकांत सिंह की सील ने दबाकर रखा था, लेकिन अब वह सील टूट गई है। अगर हमें जिंदा रहना है तो पहले यहां से निकलना होगा। नियम तो बाद में भी बनाए जा सकते हैं। मृत्यु क्षेत्र असल में एक खास आयामी जगह थी जिसे एक ताकतवर सील ने जकड़ रखा था। अब वह सील टूटने से यह जगह भी टूट रही थी। अगर आर्यन और बाकी लोग जल्दी नहीं निकले तो वो शक्ति उन्हें निगल लेगी जो अब इस पूरे क्षेत्र को खा रही थी। पूर्वज रुद्रदेव ने तुरंत चेताया, वह ठीक कह रहा है, तुरंत निकलना होगा। आर्यन ने बिना वक्त गंवाए धरती राक्षस से पूछा, बाहर जाने का सबसे नजदीकी रास्ता कौन सा है? धरती राक्षस बोला, बाहर का रास्ता आसमान है, पर सही जगह कौन सी है वो तो मैं भी नहीं जानता। बूढ़ा कृष्णकांत, नहीं, मेरा मतलब है मास्टर। कृष्णकांत सिंह सच में कमाल के थे। पता नहीं कहां से उन्होंने इस जगह को ढूंढा और इसकी बेकाबू शक्ति को कैसे काबू किया, मैं आज तक नहीं समझ पाया। हाँ, ये बात तो थी, आर्यन ने अब तक कृष्णकांत सिंह की महानता के कई कारनामे देखे थे, लेकिन असली सवाल ये था कि उसे कैसे पता कि वह इस मृत्यु क्षेत्र में जरूर आएगा। क्या वह कोई महा ज्योतिष विद्या जानता था? क्या वो लाखों साल आगे की घटनाओं का भी पूर्वानुमान लगा सकता था? ये सोच डराने वाली थी, लेकिन अभी सोचने का समय नहीं था। आर्यन ने आसमान की और छलांग लगाए। आयामी रिफ्ट, उसका शरीर एक आयामी दरार में घुसा और वह कई मील ऊपर आसमान में निकल आया। वह लगातार आसपास की जगह को महसूस रहा था। ये जगह जैसे सिकोड़ रही थी। साथ ही वो पूर्वज रुद्रदेव से पूछता रहा, कितना बचा है? बोलो, और कितना बचा है? चिंता मत कर। पूर्वज रुद्रदेव खुद उससे भी ज्यादा घबराए हुए थे। नीचे धरती फट रही थी। जगह जगह पर गहरे गड्ढे बनते जा रहे थे जो अंधकार के समंदर जैसे थे। मृत्यु क्षेत्र की जमीन अब एक भयानक दैत्य का मुंह बन चुकी थी जो हर चीज को निगलने को तैयार था। आर्यन ने नीचे देखा और उस अंधेरे में किसी प्राचीन जानवर की सांसें महसूस की। यह नरक की नहीं बल्कि किसी बहुत भयानक जीव की मौजूदगी थी। डोमेन बीस्ट, पूर्वज रुद्रदेव की आवाज में डर था। ये छोटे स्तर के डोमेन बीस्ट हैं जो छोटे छोटे स्पेस को निगल सकते हैं। अगर तूने जल्दी नहीं की तो तू भी इनका शिकार बन जाएगा। डोमेन बीस्ट ऐसे जीव जो आम जानवरों से अलग थे। यह मांस नहीं बल्कि आकाशगंगाओं और आयामी जगहों को खाते थे। ये स्पेस निगलने वाले जीव थे। यहां तक कि पूर्वज रुद्रदेव जो अपनी शक्ति के चरम पर थे भी उनसे भिड़ नहीं सकते थे। इतने भयानक। आर्यन के मन में एक ख्याल आया, अगर इन्हें मार दिया जाए तो शायद। लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले पूर्वज रुद्रदेव गुस्से में बोले, तू और तेरे जैसे हजारों भी मिल जाए तब भी ये तुझे चबा जाएंगे। सपने देखना बंद कर और भाग। आर्यन ने बड़बड़ाया, सपने देखने में क्या बुराई है? जब तक जिंदा हूं सपने देखूंगा, क्या पता सच हो जाए। बिना सपनों वाला इंसान तो बस मरी मछली है। पूर्वज रुद्रदेव जैसे उबल पड़े, मेरा सपना है जिंदा रहना, और तू अगर जिंदा नहीं बचा तो तू मरा हुआ सपना ही रह जाएगा। और तभी रुद्रदेव ने जोर से कहा, अभी यही समय है। आर्यन ने आंखें बंद की, सांस ली और चिल्लाया, आयामी रिफ्ट। उसका शरीर एक बिजली की तरह चमका और मृत्यु क्षेत्र की सीमाओं को चीरता हुआ बाहर निकल गया। जैसे ही वह मुड़ा उसने देखा मृत्यु क्षेत्र अब महज एक छोटी सी रोशनी की बूंद बन चुका था। फिर वह रोशनी भी डोमेन बीस्ट द्वारा निगल ली गई। हवा में डोमेन बीस्ट की भयानक दहाड़ गूंज रही थी। आर्यन की पीठ पसीने से भीग गई। उसने लंबी सांस ली और चारों ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। हाँ, 3 साल बाद मैं आखिरकार लौट आया। बुजुर्ग सर्गेश्वर, तैयार हो जाए एक दूसरी जगह। चंद्रवृष्टि, पूरी दुनिया तलवारों से भर गई, मानो आसमान से अनगिनत धारदार तलवारें टूट कर गिर रही हो जो धरती पर तबाही का तूफान लाने को तैयार थी। वह विशाल राक्षसी दैत्य जिन्हें वर्षों से कोई चुनौती नहीं दे पाया था, अब जमीन पर गिरे पड़े थे। एस्फीरा ने उन्हें हरा दिया था। 3 साल तक उसने सिर्फ चंद्र तलवार की साधना नहीं की बल्कि
अपनी गुलशिता ब्लड लाइन की शक्ति को भी उसकी आखिरी हद तक पहुंचा दिया था। यही वह पल था जब एक तेज कंपन के साथ आकाश द्वार खुला। एस्फीरा मुड़ी उन राक्षसी जीवों की ओर देखा जो अब उठकर चुपचाप उसे देख रहे थे। तुम सबका शुक्रिया, उसने गंभीर आवाज में कहा और झुककर प्रणाम किया। फिर तेजी से द्वार पार करके निकल गई कहीं और। आहा फूट जा पहाड़ पंचिक पर्वत जो हजारों मील में फैला था और 10,000 मीटर ऊंचा था। उसकी संपूर्ण महाशक्ति इस वक्त गौरांग के कंधों पर थी। उसकी पीठ झुकी हुई थी और मांसपेशियां लोहे जैसी कठोर हो चुकी थी। उसने अपने अभेद्य कवच को भी सक्रिय नहीं किया हुआ था, केवल अपनी शारीरिक ताकत के बल पर उस महान पर्वत को उठाने की कोशिश कर रहा था। उसकी आंखें आसमान पर टिकी थी। वह दहाड़ा आज जैसे हनुमान पर्वत उठाते हैं वैसे ही गौरांग पंचिक पर्वत को उठा रहा था। उसका शरीर पहले से बेहद शक्तिशाली हो चुका था। उसकी अभेद्य ब्लड लाइन अब 9वें स्तर पर पहुंच चुकी थी। 3 साल, पूरे 3 साल हो गए। अब लौटने का वक्त आ गया है। अब जो भी मेरे मास्टर को छूने की कोशिश करेगा मैं उसे मिटा दूंगा। गौरांग ने अपनी मुट्ठी कसी और जैसे ही आकाश द्वार खुला वह बाहर निकला और गर्जा मोटा लौट आया है। एक और जगह एक तेज चीख गूंजी जिससे आसमान फटने लगा और जमीन में दरारें पड़ने लगी। वह चीख दिमाग और आत्मा को भेद सकती थी। रीवा अब सिर्फ पंखों वाली लड़की नहीं रही थी, अब उसका पूरा शरीर अग्निपंख दिव्य पक्षी की शक्ति में ढका था। रीवा बदल चुकी थी। उसने अपने खून में छुपी प्राचीन अग्नि पक्षी की संपूर्ण शक्ति को जगा दिया था। आकाश द्वार खुला। उसने झुककर अग्निपंख पक्षी को प्रणाम किया। धन्यवाद, अब मुझे जाना है, मुझे आर्यन भाई को ढूंढना है। इतना कहकर वह बिना रुके वहां से बाहर निकल गई। एक और जगह स्वॉर्ड स्पिरिट सोच की भौहें हिलने लगी। उसके हाथ में मौजूद प्रतिशोध तलवार में कंपन हुआ और फिर अचानक उसी की जैसी 3 और तलवारें उसके चारों ओर मंडराने लगी। यह साधारण तलवारें नहीं थी, यह थी स्वॉर्ड स्पिरिट्स जिन्हें ओज ने 3 साल की साधना में जन्म दिया था। और ये स्पिरिट साधारण स्वॉर्ड स्पिरिट से कई स्तर ऊपर थी। वार करो, ओज की चाल फुर्तीली हुई और उसकी चारों तलवारें एक साथ हरकत में आ गई, मानो हवा में असंख्य परछायां बन रही हो। हर एक वार में घातक संकल्प और हर एक झटके में अजय इच्छाशक्ति थी। तभी आकाश द्वार खुला। ओज तुरंत उससे बाहर निकल गई। उसकी आंखें स्थिर थी। आर्यन में आ गई। रायगर, अव्यान, हिमेश, वेदिका, तिम्रा और चक्रयोग हॉल के अन्य शिष्य भी सभी बाहर निकल चुके थे। 3 सालों में उन्होंने अपने भीतर की नफरत और डर दोनों को शक्तियों में बदल लिया था। वह सभी एक जैसे मौन लेकिन सख्त चेहरे लेकर बाहर की दुनिया में कदम रख रहे थे। अब समय था महाप्रलय का। अब वो पीछे नहीं हटेंगे। अब आर्यन के दुश्मनों को हिसाब देना होगा। नक्षत्र नगर शिवगिरी वासिका आज देना ही पड़ेगा, चाहे मन करे या ना करे। एक बूढ़े आदमी की आवाज गूंजी। यह बूढ़ा अमर महल का एक एल्डर था। उसके चेहरे पर घमंड साफ दिख रहा था, आंखों में ठंडक और तिरस्कार भरा था। उसने मेघना की ओर घूरते हुए कहा, संघ प्रमुख मेघना, तुम तो अब अमर द्वीप की सबसे बड़ी हस्ती हो। इतनी सी रकम देने में क्यों हिचक रही हो? ये सब पश्चिमी राक्षसी सेना के खिलाफ लड़ाई के लिए है। संपूर्ण अमरद्वीप में आपका संघ नंबर 1 माना जाता है, तो फिर पीछे क्यों हट रही हो? हाँ, आप चाहे तो इनकार भी कर सकती हैं, लेकिन उसके नतीजे आप जानती हैं। उसके चेहरे की कठोरता अब धमकी में बदल चुकी थी। बलभद्र जो पीछे खड़ा था गुस्से में तमतमा उठा। हम हर महीने अमर सेना के लिए भत्ता देते हैं, लेकिन इस महीने ये 5वीं बार है। हर बार 100 स्वर्ण तारा और अब तुम सीधे 10,000 मांग रहे हो। तुम हमारे शिवगिरी संघ को क्या समझते हो? हमारे पास कोई स्वर्ण तारों की खान नहीं है क्या? तुम्हारा सप्तचक्र महाविद्यालय अब लूटमार पर उतर आया है। बलभद्र की आवाज में खुला आक्रोश था। उसके शब्द खत्म होते ही अमर महल का एल्डर उसे घूरते हुए आगे बढ़ा और झपट कर एक करारा थप्पड़ मारा। चटाक बलभद्र जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से खून टपकने लगा। एल्डर ने उसके चेहरे पर पैर रख दिया और नीची निगाह से बोला, तू मुझसे बात करने लायक भी नहीं है, तू है कौन? फिर उसने पैर से उसे कुचलना शुरू कर दिया। बलभद्र की सांसें अटकने लगी, चेहरा सफेद पड़ गया। किसी भी पल उसका दम घुट सकता था। एल्डर ने मेघना की ओर देखा और बेहद शातिर मुस्कान के साथ बोला, अगर हमारा सप्तचक्र महाविद्यालय ना होता तो तुम्हारा व्यापार कब का खत्म हो चुका होता, समझी ना संघ प्रमुख? और बोलते बोलते उसने फिर से पैर दबा दिया। बलभद्र का शरीर झंझना उठा। मेघना तुरंत बोल उठी, 10 स्वर्ण तारा चाहिए, ना मिल जाएंगे? हाँ, एल्डर ने जोर का ठहाका लगाया और बलभद्र को छोड़ते हुए मेघना की ओर देखा। अब जाकर बात बनी। वैसे संघ प्रमुख मेघना, तुम जवान हो, खूबसूरत हो और व्यापार में भी होशियार। क्यों ना मेरी रखेल बन जाओ? मैं तुम्हें और भी सुरक्षित रखूंगा। भले मेरी उम्र 200 साल से ज्यादा हो, लेकिन मजे देना अभी भी आता है। उसने गंदी नजरों से मेघना के सीने को
देखा और घिनौनी हंसी हंसी मेघना ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मेरे निजी फैसले मुझे ही करने दीजिए। एल्डर एल्डर की हंसी और गंदी हो गई। क्या बात है, अभी भी उस कुत्ते आर्यन का इंतजार कर रही हो? वह तो 3 साल पहले ही मर चुका है, ना उसकी कोई खबर ना नाम। अब वह कभी नहीं लौटेगा। हाँ हाँ हाँ। कुत्ता सुनते ही मेघना की भौहें तन गई। अपना अपमान बर्दाश्त कर सकती थी मगर आर्यन का अपमान बिल्कुल नहीं। उसकी आवाज बर्फ सी ठंडी हो गई। जुबान संभालो। ओह, लगता है गलत नस छू ली, माफ करना। एल्डर हंसते हुए बोला। आर्यन जैसे बेवकूफ लड़के जो आसमान जमीन का फर्क नहीं समझते, जब अमर महल जैसे अस्तित्व से टकराते हैं उनकी मौत पक्की होती है। उसका इंतजार छोड़ दो, वह कभी नहीं आएगा। मेघना के चेहरे से रंग उड़ गया था। उसकी आस्तीन के नीचे मुठ्ठियां कस गई थी, नाखून उसकी हथेली में गल गए, खून टपकने लगा। एल्डर की हंसी अब बर्फ सी चुभने लगी थी। हाँ हाँ हाँ, अब भी गुस्सा हो, लेकिन तुम्हारा ये गुस्सा बहुत प्यारा लगता है। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, 3 दिन के भीतर 10,000 स्वर्ण ताराओं का इंतजाम कर देना, वरना तुम्हारा शिवगिरी संघ इस नक्षत्र नगर से सदा के लिए मिटा दूंगा। एक गूंजता हुआ ठहाका छोड़ता हुआ वह भारी कदमों से वहां से निकल गया और मेघना खड़ी रही, अपमान लहू और गुस्से की जलती हुई चुप्पी में। वह एल्डर आंखों से ओझल हो चुका था, लेकिन मेघना की आंखों में अब भी जहर दौड़ रहा था। ये बात सिर्फ बार बार के अपमान की नहीं थी, जैसे कोई सड़क का छाप गिरोह जबरन सुरक्षा शुल्क वसूलता है। नहीं, बात उससे कहीं आगे थी। बात उन शब्दों की थी जो उस व्यक्ति ने जाते जाते कहे थे। बलभद्र बुरी तरह जमीन से उठते हुए बोला, हद हो गई, अब तो ये तो बिल्कुल हद से बाहर जा रहे हैं। पिछले 3 सालों में हमने हजारों स्वर्ण तारा दान कर दिए, लेकिन फिर भी वह संतुष्ट नहीं हुए। अब सीधे 10,000 स्वर्ण ताराओं की मांग कर रहे हैं। बलभद्र का चेहरा नाराजगी से तप रहा था। 10,000 स्वर्ण तारा, इसका मतलब जानो तो अगर धरती मनियों में बदला जाए तो एक पूरा पहाड़ बन सकता है। तभी रुद्रसेन और बाकी साथी भीतर से बाहर आए। सभी के चेहरों पर गुस्सा था। पहले तो 10, फिर 50, 100, लेकिन अब सीधे 10,000। इस बार सहन नहीं होगा। जगगा ने कड़वी आवाज में कहा, मैंने गुलामी के दिन भी देखे हैं, लेकिन तब भी ऐसा बेइज्जती वाला हाल नहीं हुआ था। रुद्रसेन ने मेघना की ओर देखा और कहा, 10,000 स्वर्ण तारा कोई मामूली रकम नहीं है। मेघना ने बिना झिझक कहा, दे दो, जब तक आर्यन वापस नहीं आता कोई कुछ भी नहीं करेगा। उसकी आवाज में ऐसा ठहराव था कि जैसे लोहे पर हथौड़ा पड़ा हो। सभी सिहर उठे। एजकांत ने धीरे से कहा, यह कोई रास्ता नहीं है। आज हम 10,000 देंगे, कल वह 300 मांगेगा, फिर 500। मानते हैं कि पिछले 3 सालों में हमने बहुत कमाया है, पर इस तरह तो बर्बाद हो जाएंगे। जगगा बोला, 3 दिन बाद अगर वह फिर लेने आया तो उसे यहीं खत्म कर देंगे। हमने 3 साल तक मेहनत की है, रोज नाच गाना नहीं किया। आज हमारी ताकत सप्तचक्र महाविद्यालय से कम नहीं। डर किस बात का? अगर आर्यन होता तो अब तक उसे धूल चटा चुका होता। जो डरता है वह मरता है। ताकत ही इस दुनिया का नियम है। जिसे झुकना नहीं है उसे उठना पड़ता है, और वह तभी होता है जब तुम्हारे भीतर लपट हो। रुद्रसेन ने धीमी पर गंभीर आवाज में कहा, मुझे लगता है यह मामला उतना आसान नहीं है जितना दिख रहा है। बाहर राक्षसी सेना नक्षत्र नगर के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। मेरे हिसाब से सप्तचक्र महाविद्यालय से अमर महल के एल्डर पीछे हटना चाह रहे हैं। शायद ये बुर्जुग सर्गेश्वर की योजना हो। पीछे हटना? मेघना जैसे ठिठक गई। यशवंत ने कहा, चाहे यह अमर महल की योजना ना हो, पर यह उन एल्डर्स की अपनी निजी चाल हो सकती है। शायद वे यहां से जमकर मुनाफा कमाना और फिर भाग जाना चाहते हैं। आज अमरद्वीप की हवाएं जहरीली हो चुकी हैं। राक्षसी सेना को कोई रोक नहीं सकता। कुछ ही दिनों में नक्षत्र नगर पर हमला होगा। अब अमरद्वीप पहले जैसा नहीं रहा था। अब का सप्तचक्र महाविद्यालय वह पुराना नहीं रहा। अब तो अमर महल भी मुसीबत में है। राक्षसी सेना बस बहुत शक्तिशाली हो चुकी है। पूरे महाद्वीप में ऐसा कोई नहीं जो उनके बढ़ते कदमों को रोक सके। जीवन और मृत्यु के इस मोड़ पर सप्तचक्र महाविद्यालय के वह एल्डर जो अमर महल ने नियुक्त किए थे, के मन में युद्ध का विचार नहीं था, बल्कि उन्हें अपनी जान की चिंता शुरू हो गई थी। अगर वक्त रहते पर्याप्त स्वर्ण तारा मिल जाए तो वह लोग कोई गुप्त गुफा ढूंढकर वहीं ध्यान लगा लेंगे। मेघना का चेहरा तनाव में आ गया, लेकिन ये स्वर्ण ताराओं की मांग के कारण नहीं था। उसके लिए ये ज्यादा बड़ी बात नहीं रही थी। आर्यन द्वारा दी गई दक्षिणी सिंह पिल से उसने अपार धन कमाया था। धन तो सिर्फ उसके लिए बस एक संख्या थी, पर जो सवाल दिल में उठ रहा था वह उससे कहीं ज्यादा भारी था। आर्यन, तुम कब लौटोगे, कब लौटोगे? नक्षत्र नगर की ओर जाने वाले रास्ते पर एक छोटा समृद्ध कस्बा था, लेकिन अब वहां का मंजर भयानक था। चारों ओर बुजुर्गों, बच्चों और औरतों की लाशें बिखरी पड़ी थी। कभी हंसी खुशी से भरा ये कस्बा अब मौत की नगरी बन चुका था। राक्षसों की क्रूर नीति सबको
मार डालो सबको, जला डालो, सब लूट लो, ने इस जगह को नरक बना दिया था पिछले 3 सालों में। अमर द्वीप जो कभी समृद्धि का प्रतीक था, अब शरणार्थियों और भूखमरी से मरने वालों की लाशों से भरा हुआ था। बदलाव इतना भयानक था कि यह धरती अब स्वर्ग नहीं बल्कि यातना ग्रह बन चुकी थी। बचाओ, कोई मुझे बचाओ। एक 11-12 साल की छोटी बच्ची घबराकर एक घर से भागती हुई निकली। उसके बाल बिखरे थे, कपड़े फटे हुए जिससे उसकी गोरी त्वचा झलक रही थी। वह रोते हुए चीख रही थी, उसकी आवाज में डर और बेबसी साफ थी। उसके पीछे 4 राक्षसी योद्धा निकले, उनकी आंखों में वासना की डरावनी चमक थी। वो ठहाके मारते हुए बोले, चिल्लाने से क्या होगा छोटी, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने, हमारे साथ चल, थोड़ा मजा कर, फिर हम तुझे आसानी से मरने देंगे। हाँ, अम्रद्वीप की लड्डकियां तो बड्डी रसीली है, मजा आता है। सुना है नक्षत्र नगर में सबसे सुंदर लड्डकियां हैं और सप्तचर्क महाविद्यालय में तो जवान खूबसूरत लड्डकियों की भरमार है। सोचकर ही जोश आ रहा है। तीसरे भाई, पहले इस नन्ही लड्डकी को पकड़ दो, आज मैं इसका कौमार्य भंग करने वाला पहला बनूंगा। यह मेरी 100वीं कुंवारी होगी। चारों राक्षसी योद्धा मानो जंगली जीव वो उस नन्ही लड़के को कस्बे के प्रवेश द्वार की ओर भागते देख हंसीजाक के मूड में थे। वह जल्दबाजी में नहीं थे बल्कि धीरे धीरे खेल खेल में उसका पीछा कर रहे थे। नन्ही सुंदरी, इस दुनिया में कोई भी तुझे नहीं बचा सकता, हमारे साथ चुपचाप चल और तुझे दुनिया का सबसे अनोखा सुख मिलेगा। उनकी आवाजें भयानक थी जैसे कोई जंगली भेड़िए हो। लड़की के पैर कांप रहे थे, उसका शरीर थरथरा रहा था और उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। वह बस भाग रही थी, चीख रही थी, मुझे बचाओ, हे भगवान मुझे बचाओ। तभी अचानक उसकी नजर कस्बे के प्रवेश द्वार पर खड़े एक शख्स पर पड़ी। वो फटे पुराने कपड़ों में था, बाल उलझे हुए, दाढ़ी बढ़ी हुई, लेकिन कम से कम वो एक इंसान था, राक्षस नहीं। लड़की के दिल में एक छोटी सी उम्मीद की किरण जगी। वह उसकी ओर दौड़ पड़ी और उसकी टांगों से लिपट गई। मुझे बचाए, कृपया मुझे बचाए, मैं उनके हाथों अपवित्र नहीं होना चाहती। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी और उसकी नजरें गिद्ध रही थी। उसकी आंखों में पीड़ा और याचना देखकर उस शख्स का दिल पसीज गया। चारों राक्षसी योद्धा वहां पहुंचे, उनका सरगना हंसा और बोला, ए भिखारी, हट जा, हमारे काम में दखल मत दे। कुत्ते, सुनाई नहीं दिया मेरे भाई ने तुझसे कुछ कहा, हट जा वरना जीने का मन नहीं रहा क्या। एक राक्षसी योद्धा आगे बढ़ा, तभी उस फटे पुराने कपड़ों वाले शख्स ने जमीन पर बैठी लड़की को उठाया और कहा, जब तक मैं हूं कोई तुझे छू भी नहीं सकता। उसी पल वो राक्षसी योद्धा अपनी तलवार लेकर उस व्यक्ति के सिर पर वार करने को तैयार हुआ। हाँ, बद्दी बद्दी बातें, तुझ जैसे सेकंडों कीड़ों को मैं रोज मारता हूँ। हाँ, लड़की चीख पड़। उसने डर से आंखें बंद कर ली, लेकिन तभी एक तेज गूंज के साथ उस राक्षसी योद्धा की तलवार 2 टुकड़ों में टूट गई। एक खतरनाक आभा ने उस तलवार को चकनाचूर कर दिया था। राक्षसी योद्धा के चेहरे पर डर छा गया। उसे एहसास हो गया कि उसने किसी बहुत शक्तिशाली इंसान से पंगा ले लिया है। वो पीछे हटा और बोला, तू कौन है? जानता है हम कौन है? हम राक्षसी सेना की अग्रिम टुकड़ी है, हमारे काम में बाधा डालने की हिम्मत तुझ में कैसे हुई? वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया कि आर्यन ने अपनी उंगलियां हल्के से खोली और फिर मुट्ठी बांध ली। उसकी आभा एक ड्रैगन की तरह उभरी और तुरंत ही उस राक्षसी योद्धा का गला जकड़ लिया। खट, उसका गला टूट गया। पलक झपकते ही वह मर चुका था। तभी सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो आर्यन, एक राक्षसी योद्धा को मारने पर तुम्हें 3000 एक्सपी पॉइंट्स, 100 अमर ऊर्जा पॉइंट्स और 10 अमर मूल्य मिले हैं। बधाई हो आर्यन, तुम्हें राक्षसों की अग्रिम सेना को नष्ट करने का मिशन मिला है। मिशन राक्षसों की अग्रिम सेना को नष्ट करना। स्तर समय 3 दिन। पुरस्कार 20 लाख एक्सपी पॉइंट्स, 1 लाख अमर ऊर्जा पॉइंट्स, 10,000 शॉप पॉइंट्स और एस रेटिंग प्राप्त करने पर एक विशेष पुरस्कार। क्या तुम इस मिशन को लेना चाहते हो? सूचना पूरी होने से पहले ही आर्यन ने दृढ़ता से कहा। हाँ, रास्ते में उसने जो देखा था, भागते लोग, भूखमरी से मरी लाशें, बच्चे, बुजुर्ग और औरतें, हर दृश्य ने उसके दिल को झकझोर दिया था। राक्षसी सेना जानवरों से भी बदतर थी। वह राक्षस नहीं, क्रूरता का प्रतीक थे। बाकी 3 राक्षसी योद्धा डर के मारे स्तब्ध रह गए। जब से उन्होंने अमरद्वीप पर आक्रमण शुरू किया था, वह बिना रुके आगे बढ़ते रहे थे, हर बाधा को कुचलते हुए। कोई भी योद्धा उनके सामने नहीं टिका था। मगर इस भिखारी जैसे दिखने वाले आदमी का क्या राज था? तीनों ने बिना सोचे भागने की कोशिश की। आर्यन के होठों पर एक हल्की मुस्कान उभरी। उसने धीमे से कहा, एक रास्ता दिखाने वाला काफी है। उसने अपने दाहिने पैर को हल्के से हिलाया। जमीन से एक छोटा सा पत्थर उछला और उसने उसे जोर से लात मारी। पत्थर तेजी से घूमता हुआ उनमें से 2 राक्षसी योद्धाओं की गर्दनों को चीरता हुआ निकल गया। वह जमीन पर गिर पड़े, उनके गले से खून फूट पड़ा। वो चीख भी नहीं सके थे। आह, बचाओ बचाओ। तीसरा
योद्धा जो बच गया था डर से कांपने लगा, उसका चेहरा हद से ज्यादा सफेद पड़ डीडीएच गया और वह चीखते हुए भागा। आर्यन ने छोटी लड़की की ओर देखा और कहा, जाओ अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। लड़की ने आर्यन को देखा और सिर हिलाया। उसने उसके कपड़ों का कोना पकड़ रखा था और छोड़ने को तैयार नहीं थी। उसके पास रहकर उसे सुरक्षित महसूस हो रहा था। आर्यन उसका उद्धारक था जिसने उसके माता पिता का बदला लिया था। लड़की ने कांपती आवाज में कहा, महाशय क्या मैं आपके साथ चल सकती हूँ? मुझे अपने साथ ले चलो, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कपड़े धोना धोना खाना बनाना जो भी आप कहें, बस मुझे अपने साथ रख लीजिए। वह बोलते बोलते जमीन पर घुटने टेकने वाली थी पर आर्यन ने उसे थाम लिया। मेरे साथ चलना खतरनाक है, आर्यन ने कहा। मुझे कोई डर नहीं, छोटी लड़की ने दृढ़ता से कहा। कोई भी खतरा हो मैं तैयार हूं, बस मुझे छोड़ दिए मत। उसकी आंखों में गोल गोल आंसू देखकर आर्यन के दिल में दया का भाव उमड़ पड़ा और उसने कहा, ठीक है मेरे साथ चलो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़की ने जवाब दिया, महाशय आप मुझे कनक बुला सकते हैं। कनक? आर्यन ने बुदबुदाया, तुम मुझे महाशय की जगह भाई कह सकती हो, मैं कोई बूढ़ा नहीं हूं। आर्यन की बात सुनकर कनक की आंखों में पहली बार मुस्कान की हल्की सी चमक आई। वो थोड़ा सकुचाई फिर बोली, ठीक है भाई साहब। आर्यन ने आंखें तरेरी, भाई साहब अरे मैं तेरे मोहल्ले का किराना वाला नहीं हूं जो तुझे उधार दे रहा हूं, सीधा भाई कहो। छोटी कनक हंसते हंसते दोहरी हो गई, अच्छा ठीक है भाई, मगर आप सच में मुझे साथ ले चलोगे? कहीं जंगल में छोड़ तो नहीं दोगे? आर्यन ने कंधे उचकाए, नहीं छोड़ूंगा बाबा। तो